जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं कि दो वॉर चल ही रही हैं। एक है इजराइल और हमास की वॉर और दूसरी है रशिया और यूक्रेन की वॉर। पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी और वॉर चल सकती है जिससे इंडियंस और बाकी की कंट्री भी बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेंगे, तो वो वॉर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वॉर। अभी हमने देखा है कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग ने चेतावनी दी है कि वॉर इज़ इनएविटेबल, कि वॉर तो अब होनी ही है और 2024 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वॉर किसी भी मोमेंट पे हो सकती है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा लोगों पे पड़ेगा। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पहले एक यूनाइटेड कोरियन पेनिनसुला थे, पर कुछ इंपीरियलिज्म पावर के कारण ये दोनों कोरियन पेनिनसुला आपस में स्प्लिट हो गए और बन गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं पेनिनसुला के स्प्लिटिंग के हिस्ट्री की और कैसे दोनों रीजन एक दूसरे के आज इतने बड़े दुश्मन हैं। चलिए आज की वीडियो में दोनों के लिए डिस्कशन करते हैं। North Korean leader Kim Jong-un says US policy towards the Korean peninsula is making war inevitable. On to the next big geopolitical question. Will there be a conflict between the Koreas in 2024? North Korea is shaking up the way it handles relations with South Korea. चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1392 से 1910 तक कोरियन पेनिनसुला जोसियोन डायनेस्टी के अंडर हुआ करता था और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वहाँ के लोग थे वो सेम कल्चर शेयर किया करते थे। बेसिकली अगर हम बात करें इंडियन और पाकिस्तानीज में भी उतना कल्चर सेम नहीं था जितना वहाँ के लोगों के बीच में था। और उस पॉइंट पे जो कोरियन किंगडम को सपोर्ट किया जाता था शिंग डायनेस्टी ऑफ चाइना। चाइना का पूरा सपोर्ट था कोरियन किंगडम के ऊपर। बेसिकली जो कोरिया में उस टाइम पे लोग रहते थे वो अपने किंगडम से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि लोगों के पास इतना खाने को कुछ नहीं था। पॉवर्टी बिल्कुल वहाँ पर पीक पे थी, इसीलिए कई बार लोग प्रोटेस्ट करते थे। पर शिंग डायनेस्टी की हेल्प के कारण कोरियन किंगडम उन पे लगाम लगा के रखे हुए थे। फिर वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये देखते हैं इंपीरियलिज्म पावर उभर के आती हैं, जैसे कि यूके, जापान, यूएसएसआर। इंपीरियलिज्म का मतलब ये होता है कि जो अपना किंगडम एक्सपेंड करना चाहते हैं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोरियन पेनिनसुला के ऊपर नजर पड़ती है जापानीज अंपायर की। और फिर 1894 में जापानीज अंपायर अपनी आर्मी भेजता है और वहां पे चाइनीज आर्मी के साथ उनका मुकाबला होता है और वहां पे होती है फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर। और वहां पर हम ये देखते हैं कि जापान इमर्ज होता है विक्टोरियस और कोरियन पेनिनसुला एक कॉलोनी बन जाता है जापानीज अंपायर की। पर जब 1910 में जापान और कोरिया के बीच ये ट्रीटी साइन होती है जिसमें जो कोरियन पेनिनसुला है वो जापान की एक कॉलोनी बन जाता है, उससे पहले 1904 और 5 में एक और वॉर होती है जिसका नाम होता है जापान रशिया वॉर। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये कोरियन पेनिनसुला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता था। एक था चाइना और दूसरा था यूएसएसआर। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रशियन अंपायर था जार किंगडम के अंडर और वहां पे वो अपना रेल नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्प्रेड करना चाहते थे जिससे कि रिमोटेस्ट कॉर्नर पे भी वो अपनी आर्मी बहुत ही इजीली ले जा सकें। इसीलिए एक पॉइंट होता है जहां पे पोर्ट ऑर्थर, वहां पे एक पोर्ट होता है और रशिया अपनी आर्मी वहां पे डिप्लॉय कर देता है। कोरियन पेनिनसुला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जापानीज अंपायर की कॉलोनी थी। रशियन अंपायर पोर्ट ऑर्थर पर अपनी आर्मी डिप्लॉय करता है और इस चीज को देख के जापानीज अंपायर, जिनकी कॉलोनी कोरियन पेनिनसुला उस पॉइंट पे थी, वो इनसिक्योर हो जाते हैं और वो इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। पर रशियन अंपायर ये सोचता है कि जापानीज अंपायर इतना छोटा है तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर वो इस चीज के लिए गलत होते हैं। जब रशियन अंपायर उनके उस प्रोटेस्ट पे इतना ध्यान नहीं देता है तब जापानीज अंपायर अपनी आर्मी भेजते हैं और अटैक करते हैं पोर्ट ऑर्थर पर। और सरप्राइजिंगली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉर होती है जापानीज रशियन वॉर और उस वॉर को जापानीज फिर से जीत जाते हैं। बेसिकली इसका एक रीजन ये बताया जाता है कि रशियन आर्मी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोर्ट ऑर्थर नहीं पहुंच पाई थी, इसीलिए उनको हार का सामना करना पड़ा और वहां पे हम ये देखते हैं कि रशियन अंपायर की हार होती है। 1945 में
जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है जापान के ऊपर, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में कैसी हार होती है जापान की, और फिर उसके बाद यूएसएसआर अटैक कर देता है मंचूरिया के ऊपर और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दैट पेनिनसुला को कैप्चर कर लेता है, और दूसरी ही ओर से यूएसए भी जाके सदर्न पार्ट के ऊपर कैप्चर कर लेता है। इसी कारण से हम ये देखते हैं कि दो रीजन, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, दो डिफरेंट पावर्स के अंडर आ जाते हैं। एक था यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए। और अगले 5 साल तक कोरियन पेनिनसुला अंडर होता है यूएस सोवियत जॉइंट कमीशन के अंडर। पर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वहां के लोग प्रोटेस्ट करते हैं और उनको एक डेमोक्रेसी चाहिए थी। इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि 1948 के टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक मिसट्रस्ट भी जागने लगता है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएसएसआर बेसिकली एक कंट्री को फॉर्म करना चाहता था जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा पर बेस्ड हो, और वहीं अगेंस्ट में हम देखें तो यूएसए एक कैपिटलिस्ट विचारधारा की कंट्री बनाना चाहता था। इसीलिए हम ये देखते हैं कि दोनों के ही बीच में मिसट्रस्ट शुरू हो जाता है। और जब ये डिवीजन होता है कोरिया का, तो जापान के सरेंडर के 5 दिन पहले ही यूएसए जॉन रस्क और बोन स्टील को बुलाता है कोरियन पेनिनसुला का डिवीजन करने के लिए, और 38th पैरेलल को डिसाइड किया जाता है दोनों के बीच की बाउंड्री, और वहां पे फॉर्मेशन होती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया जो कि बेस्ड होता है कम्युनिस्ट फाउंडेशन पे, और साउथ कोरिया जो कि बेस्ड होता है कैपिटलिस्ट फाउंडेशन पे। और वहां पे लोगों का बुरा टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया होता है वहां पे यूएसएसआर स्टैब्लिश करता है एक कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और किम सुंग को वहां का बनाया जाता है प्रेसिडेंट। और वहीं हम देखते हैं अपोनेंट में साउथ कोरिया में भी एक एंटी कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, जिनका नाम होता है साइनमैन रिहेटो। पर उसके बाद हम ये देखते हैं नॉर्दर्न कोरिया और सदर्न कोरिया का वर्स्ट टाइम शुरू होता है, क्योंकि फिर वहां पे शुरू होती है कोरियन सिविल वॉर। बेसिकली होता यह है कि नॉर्दर्न कोरिया अपना पूरा राज करना चाहता था कोरियन पेनिनसुला पे, और वो ये चाहता था कि सदर्न कोरिया भी उनके अंडर आ जाए। इसीलिए वहां के जो लीडर हैं वो अटैक कर देते हैं सदर्न कोरिया के ऊपर, और 2 दिन के अंदर वो सियोल जो कि कैपिटल होती है साउथ कोरिया की, उसको कैप्चर कर लेते हैं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएसए इतना ध्यान नहीं दे रहा था, पर फिर वो ये देखता है कि यूएसएसआर की कम्युनिस्ट की विचारधारा पूरे अगर ग्लोब में ऐसे फैल गई तो ये उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वो इसके लिए यूएन को इंटरवीन करने के लिए कहता है, और यूनाइटेड नेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उधर इंटरवीन करता है, और वो अपनी आर्मी भेजता है अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल मैकआर्थर, और यूएन की आर्मी डिप्लॉय हो जाती है साउथ कोरिया में। और वहां पर यूएन की आर्मी पावरफुल होती है क्योंकि उसको सपोर्ट होता है यूएस का भी। और वहां पर हम ये देखते हैं कि फिर से साउथ कोरिया का पूरा रीजन फ्री हो जाता है नॉर्थ कोरिया से, और धीमे धीमे साउथ कोरिया और ऊपर बढ़ता है और नॉर्दर्न कोरिया की टेरिटरी में पहुंच जाता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और पहुंच जाता है चाइनीज बॉर्डर पे। और वहां पे एक और प्लेयर की एंट्री होती है, वो था चाइना वहां पर हेल्प करता है नॉर्थ कोरिया की, और फिर से वहां पे एक और अटैक होता है साउथ कोरिया पे, और फिर से सियोल नॉर्थ कोरिया के अंडर आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि सियोल के ऊपर इतना अटैक होता है कि पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इसी के बीच डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वहां के लोग बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 लाख लोगों की डेथ होती है इस कोरियन सिविल वॉर में। और फिर 1953 में आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन किया जाता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, और वहां पर दोनों ही कंट्री के बीच में बॉर्डर को डिफाइन किया जाता है, और एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाता है जिसकी लेंथ होती है 250 किलोमीटर और 2 किलोमीटर वो वाइड होता है। और फिर 1987 में साउथ कोरिया के लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि उनको चाहिए रियल डेमोक्रेसी, और वहां पर फिर इलेक्शंस होते हैं और एक रियल डेमोक्रेसी की फाउंडेशन होती है। और नॉर्थ कोरिया में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी। और अभी हम देखते ही हैं कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में कितना डिफरेंस है। एक कंट्री जो कि इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है
जहां के लोगों के पास हर चीज को करने की इंडिपेंडेंस है। पर वहीं हम देखें नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग को एक उनका सुप्रीम लीडर माना जाता है। और हम ये देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया में कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और वहाँ पे उनके पास फ्रीडम भी नहीं है। कहा यह भी जाता है कि जब 1990 में यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो उसके साथ नॉर्थ कोरिया की भी काफ़ी होप्स कोलैप्स कर गई, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर था यूएसएसआर। तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया में हम ये देखते हैं कि फ्लड्स भी आते हैं, ड्रॉट्स भी आते हैं, जिसके कारण उनकी कंट्री कोलैप्स करती रहती है। अगर हम रिसेंटली बात करें तो किम जोंग ने एक स्टेटमेंट रिलीज की थी जिसमें उसने कहा था कि द वॉर इज इनएविटेबल नाउ, और वो रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरिया का नहीं चाहता है। इसमें रीयूनिफिकेशन की बात इसलिए आई क्योंकि 1990s के टाइम यूएसए और कई अलग समेत कंट्रीज प्रपोज करते हैं कोरियन रीयूनिफिकेशन प्लान, और उसके लिए वो एक उनका कॉमन मैप भी निकालते हैं। और ये चीज़ सिर्फ पन्नों पे ही नहीं थी, हम ये भी देखते हैं कि 1991 में जो एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पर भी दोनों कंट्री उस सेम फ्लैग के अंडर खेलने के लिए रेडी हो गई थी। पर अगर हम देखें अभी तो किम जोंग ये कहते हैं कि साउथ कोरिया टोटली कंट्रोल्ड है यूएस के द्वारा और हम अपने दुश्मनों के साथ रीयूनिफाई बिल्कुल नहीं होना चाहेंगे। और अभी उनकी रीसेंट स्टेटमेंट आ रही है कि 2024 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर कभी भी हो सकती है। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे इंपीरियलिज्म ने एक कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड कर दिया, जहां पर एक रीजन इतना वेल्दी है और एक रीजन के लोग इतना पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या था कारण जिससे ये दोनों डिवाइड हो गए? क्या ये कारण था फॉरेन कंट्रीज का या फिर ये कारण था उन्हीं के लोगों का जो इस चीज में यूनाइटेड अपोज नहीं कर पाए? आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।